नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव न्यूज़ चैनल में आपके साथ प्रिया तोमर। एक लड़की ने हाय का मैसेज किया, लड़के ने उसका जवाब दिया। उसके बाद उस लड़के की ज़िंदगी तबाह हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसी बात क्यों कर रही हूँ। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है 20 नवंबर 2019 से, जहाँ एक लड़के ने एक लड़की के मैसेज का रिप्लाई दिया और उसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे आखिर क्या सच्चाई है। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम है त्रिशा खान। वो जयपुर में रहती है और उसने अपनी इंस्टाग्राम पर एक झूठी आईडी बनाई है त्रिशा राठौर के नाम से। वो मैसेज करती है एक सोनीपत में रहने वाले संदीप दहिया को फेसबुक पर हाय, जिसका रिप्लाई संदीप दहिया देता है। दोनों के बीच में कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी गई थी और ना ही कोई ज़्यादा गहरी बात हुई थी। हाय हेलो का मैसेज हुआ, धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ती गई, नंबर एक्सचेंज हुए। फिर कहीं ना कहीं त्रिशा को लगा कि अब मैं इसको अपना निशाना बना सकती हूँ। तो त्रिशा ने कहा कि मुझे दिल्ली घूमना है, मुझे अपने फ्रेंड से कुछ काम है, तो तुम मुझे दिल्ली घुमा देना। संदीप ने सोचा कि चलो जयपुर में लड़की रहती है, अब हम अच्छे फ्रेंड हो गए, तो चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घुमा दूँगा। तो त्रिशा ने बोला कि ठीक है, मैं 4-5 दिन बाद दिल्ली आ रही हूँ, तो मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिल जाना। संदीप वहाँ पर टाइम से पहुँच गया, उसने त्रिशा से मुलाकात की। वो त्रिशा को लेने गाड़ी में पहुँच गए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, त्रिशा ने उससे कहा कि तुम्हें पता है, मध्य प्रदेश की पुलिस अधिकारी, दिल्ली के अधिकारी, जयपुर के अधिकारी सब मेरे जानकार हैं। मैं सबको जानती हूँ और मैं जिसको चाहूँ झूठे केस में फंसा सकती हूँ और बचा भी सकती हूँ। संदीप को कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने कहा कि आखिर ऐसी बात क्यों कर रही है, पर कहीं ना कहीं संदीप को लगा कि चलो किसी की आदत होती है फेंकने की, शायद ये ऐसे ही बोल रही है। तो संदीप ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिल्ली घुमा देता हूँ। कुछ दूरी पर वो चले तो त्रिशा ने कहा कि नहीं, अब मुझे रेलवे स्टेशन वापस छोड़ो। तो संदीप ने कहा कि तुम्हें क्या हुआ। तो त्रिशा बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोलती कि नहीं, अब मुझे तुम वहीं पर छोड़ दो वापस। तो संदीप को लगता है कि शायद कुछ बात हो गई होगी, तो उसे लगता है कि चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। रेलवे स्टेशन वो जाती है तो संदीप से कहती है कि मेरी टिकट कराओ वापसी की, मुझे जयपुर जाना है। तो संदीप उसकी टिकट कराता है तो पता चलता है कि टिकट आज नहीं बल्कि कल सुबह की है। तो संदीप कहता है कि चलो मैंने तुम्हारी टिकट कल की करा दी है, तो आज तुम्हें मैं किसी होटल वगैरह में रोक देता हूँ और कल तुम्हें मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो तुम अपने घर चले जाओ। तो वो कहती है ठीक है। संदीप उसके लिए एक होटल बुक करता है जहाँ पर वो ठहरती है। पर त्रिशा का कहीं ना कहीं उसको जो ढंग लगता है बात करने का, वो बहुत अटपटा सा लगता है। तो त्रिशा जो होती है वो संदीप का फ़ोन ले लेती है उससे, और कई बार जो संदीप होता है वो उससे फ़ोन मांगने की कोशिश करता है, पर त्रिशा उसको फ़ोन नहीं देती। तो संदीप वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह आता है तो वो देखता है कि त्रिशा रेडी होकर बाहर आई होती है। तो संदीप उसको ले जाकर रेलवे स्टेशन छोड़ देता है। और जैसे ही संदीप और त्रिशा उतरते हैं तो त्रिशा क्या करती है, प्लेटफॉर्म पर नहीं जाती, वो एक टीटी को देख लेती है दूर से कि हाँ वहाँ टीटी खड़ा हुआ है। टीटी के पास जाके और संदीप की तरफ वो इशारा करती है कि जो ये लड़का है इसने मेरे साथ रेप किया है। मतलब अपने बालों को बिखेर लेती है, कपड़े फाड़ लेती है और बार बार रोने की झूठी एक्टिंग करती है कि इस लड़के ने मेरे साथ रेप कर दिया। जो आसपास के लोग होते हैं वो संदीप को देखकर बहुत अजीब तरीके से मुंह बनाते हैं और अजीब तरीके से उसको देखते हैं। तो संदीप को कहीं ना कहीं ये बात बहुत अटपटी लगती है। इतना ही नहीं, त्रिशा ने कम से कम 7 से 8 बार पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और पुलिस ने बिना किसी सबूत के आधार पर संदीप को गिरफ्तार कर लिया। जब संदीप कहता है कि सर मेरी बात सुनिए, कुछ सबूत के आधार पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, आप मेरे घर वालों को तो मुझे बताने दीजिए कि मुझे ऐसे ऐसे गिरफ्तार कर लिया है और मेरा जो मोबाइल है वो भी त्रिशा के पास है। कुछ देर बाद पुलिस वाले क्या करते हैं कि त्रिशा से उसका मोबाइल लेते हैं वापस और उसको फ़ोन करने के लिए बोल देते हैं। तो संदीप अपने घर बता देता है कि ऐसे ऐसे मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि संदीप को जेल ले जाता है, वहीं धीरे धीरे उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। दोनों आपस में तारीख पर जाते हैं। त्रिशा तारीख पे जाती है, कोर्ट में उसकी पेशी होती है, तो वो बार बार वही अलग अलग कहानियाँ बनाती है कि कभी कुछ कहानी बनाती है कि कभी कुछ कहानी। वकील पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, हमें स्टोरी बताओ। तो वो कभी कुछ कहानी बनाती है, कभी कुछ। कहीं ना कहीं वकील को भी उस पर संदेह होना शुरू हो जाता है। वही कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब त्रिशा ने उस संदीप दहिया की छानबीन कर ली कि वो सोनीपत का निवासी है, तो वो एक सरपंच का नंबर ले लेती है कहीं ना कहीं से। वो सरपंच को कहती है कि मैं संदीप की दोस्त हूँ, मेरा नाम त्रिशा राठौर है और मैं और जो संदीप है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं।
पर कहीं ना कहीं संदीप की मेरी लड़ाई हो गई थी और संदीप ने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, जिसके लिए मैंने संदीप को झूठे रेप के केस में फंसा दिया है। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, तो आप मुझे उसके घर का पता दे दो। तो सरपंच को लगा कि शायद उसको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, तो वो उसको उसके घर का एड्रेस दे देती है। वहाँ पर वो त्रिशा होती है, वो पहुँच जाती है और संदीप की माँ को जाकर कहती है कि माँ, आपके बेटे को मैंने ही फंसाया है और मैं चाहूँ तो आपके बेटे को बचा सकती हूँ। सब पुलिस मेरे अंडर में है और सब अधिकारियों को मैं जानती हूँ, तो आप मुझे 5 से 7 लाख रुपए दे दो और मैं आपके बेटे को मुक्त कर दूँगी, यानी कि मैं आपके बेटे को जेल से छुड़वा दूँगी। तो संदीप की माँ रोने लग जाती है कि बेटा, हम इतने गरीब हैं, हम आखिर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। वहीं जो संदीप का दोस्त होता है वो दूर खड़ा ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास एक सबूत इकट्ठा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जो संदीप है वो अपनी न्याय की गुहार लगाता रहता है और अपनी पैरोल के लिए वो बोलता है कि मुझे कुछ समय के लिए बेल चाहिए, आप मुझे बेल दे दो। अथक प्रयास के बाद संदीप को बेल मिल जाती है। वो अपने घर जाता है और घर वो देखता है कि सोनीपत के जो आसपास के उसके पड़ोसी हैं वो उसके बहुत बुरी तरह से देखते हैं। जैसे एक रेपिस्ट को देखा जाता है वैसे उसको देखते हैं, उसकी बहुत बदनामी होती है, यहाँ तक उसकी नौकरी तक चली जाती है, घर में खाने की किल्लत आ जाती है, उसकी माँ केवल रोती ही रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी माँ को एक पता होता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। धीरे धीरे संदीप संदीप बार बार बेल लेता है अपनी, और अपनी जो सबूत होते हैं वो इकट्ठे करवाता है। फिर एक समय ये ऐसा आता है कि संदीप के लिए कोई भी न्याय के लिए नहीं खड़ा होता, यानी कि जो पुलिस है वो भी संदीप की मदद नहीं करती। तो संदीप को लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अपनी जो न्याय की लड़ाई है वो खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो संदीप अपने एक वकील को करता है और न्याय की लड़ाई की शुरुआत करता है। तो जब कोर्ट में दोनों की पेशी होती है तो संदीप का वकील सोचता है कि कहीं ना कहीं से कुछ तो सबूत जरूर मिले। तो वो पास खड़ी त्रिशा को देखता है, तो अचानक उसकी नज़र पड़ती है त्रिशा के हाथों पर, जहाँ की वो कट के निशान बने हुए थे। तो वो त्रिशा से पूछता है कि तुम्हारे हाथ पर ये कट के निशान कैसे? तो त्रिशा कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो कहीं ना कहीं कहानी में एक नया मोड़ वहीं से दिखना शुरू हो जाता है कि कहीं ना कहीं त्रिशा कुछ बातों को ज़रूर छुपा रही है। फिर जो संदीप का वकील होता है वो कहीं ना कहीं से पता करता है कि हम RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की हम मदद ले सकते हैं, जो कि जानकारी हमें कुछ महीने या कुछ दिनों में मिल जाती है जिससे। तो वो वहाँ से जानकारी लेते हैं तो उसे पता चलता है कि जो त्रिशा खान है, यानी कि जिसने अपना फेक अकाउंट त्रिशा राठौर के नाम से बना रखा था और अलग उसने 7 अकाउंट बना रखे थे और इस तरह से वो फर्जी लड़कों को फंसाती थी। इतना ही नहीं, उसने जयपुर में भी 1 दर्जन से ज़्यादा लड़कों पर झूठे रेप के केस लगा रखे थे। 3 लड़कों के साथ छेड़छाड़ के आरोप पर उनका मुकदमा चलवाया था और वहीं त्रिशा को कई बार जेल भी हो गई। इतना ही नहीं, त्रिशा ने जहाँ पर उसका मुकदमा दर्ज किया गया, कहीं पर त्रिशा के पिता का नाम जहांगीर खान लिखवाया तो कहीं पर उसने रोशन सिंह राठौर लिखवाया। यानी कि त्रिशा ने कम से कम 7 आईडियों से अपने नाम बदले और अलग अलग जगह पर अलग अलग पिता के नाम लिखवाए। वहीं से कुछ सबूत इकट्ठे किए गए और पता लगाया कि त्रिशा खान जो अलग अलग आईडियों से जिसने संदीप पर त्रिशा राठौर बन के मैसेज किया वो कहीं ना कहीं गलत है। उसके खिलाफ जयपुर में भी कई केस वो मुकदमे दर्ज हैं, जिसके बाद भी उसने जेल में सजा पाई है। धीरे धीरे जो संदीप का वकील होता है वो इन सब सबूतों को इकट्ठा कर लेता है और कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब त्रिशा को लगता है कि अब मेरे खिलाफ सारे सबूत संदीप के वकील को मिल चुके हैं और अब ये मेरे लिए बचने का कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा। तो संदीप का वकील उसे पूछता है कि त्रिशा, क्या तुमने कभी जेल देखी है? तो त्रिशा कहती है कि हाँ, मैं तो कई बार जेल में जा चुकी हूँ। त्रिशा का जो कहने का जो अंदाज होता है वो ऐसा है कि मानो उसको किसी चीज़ की ग्लानि नहीं हो रही, यानी कि वो रिग्रेट फील कर ही नहीं रही। उसको ऐसा लगता है कि हाँ, वो बहुत सरल तरीके से जवाब देती जाती है। तो संदीप का वकील पूछता है कि किस केस में? तो वो खुद कबूल करती है कि हाँ, मैं लड़कों पर ऐसे ही गलत आरोप लगाती हूँ और ऐसे ही लोगों को फंसाती हूँ और पैसे ऐंठती रहती हूँ। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहती है कि जयपुर में भी मैंने ऐसा किया, पर कहीं ना कहीं मैंने इसीलिए मैसेज संदीप को किया कि ऐसे मैं इसे झूठे केस में फंसा दूंगी और उसके घर वालों से कहीं ना कहीं मैं मुकदमे दर्ज कराने के बाद घर वालों को इसको ब्लैकमेल करूंगी और घर वाले मुझे रुपए देना शुरू कर देंगे। वहीं इसके बाद ऐसा होता है कि त्रिशा धीरे धीरे अपने जो गुनाह होते हैं उन्हें कबूल कर लेती है और कोर्ट के सामने जो जज होता है वो फैसला ये सुनाता है कि मैडम, जैसे एक रेपिस्ट होता है उसको सज़ा मिलती है, उसको आजीवन कारावास मिलता है या फांसी की सज़ा मिलती है। यानी कि जहाँ पर एक भारत जैसे देश में एक रेपिस्ट के लिए जो सज़ा होती है, वहीं दूसरी ओर जो महिला है वो किसी गलत
आरोप में किसी लड़के को बेगुनाह फंसाती है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कानून या कुछ ना कुछ सजा ज़रूर होगी। यानी कि वो कहते हैं कि जैसे तुमने किसी एक लड़के की ज़िंदगी को तबाह कर दिया बिना किसी गुनाह के, यानी कि जो संदीप दहिया था वो बिना किसी गुनाह के 6 साल तक, आप समझ सकते हैं 6 साल का समय कितना होता है। 6 साल तक कोई आरोपी नहीं है, निरपराध उसको जेल में रखा जाता है, रेपिस्ट जैसा उसके साथ व्यवहार किया जाता है, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। यानी कि 6 साल में किसी भी पुलिस ने उसकी मदद नहीं की, वो न्याय की गुहार लगाता रहा, लेकिन सब उसे देखते रहे एक रेपिस्ट की नज़र से कि वो एक रेपिस्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अपनी रोशनी दिखाई दी, कहीं ना कहीं उसने अपनी न्याय की गुहार लगाना शुरू किया, अपना वकील किया और संदीप दहिया ने आखिर जीत पा ली। जहाँ एक भारत जैसे देश में जहाँ महिला को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं के लिए जो कानून है वो लाए जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हो सकें, वहीं दूसरी ओर इस तरह महिलाएं अपने ही जो कानून व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा के लिए उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उनका कहीं ना कहीं वो दुरुपयोग कर रही हैं। आखिर क्यों एक महिला ने एक लड़के की ज़िंदगी को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि वो अपने नौकरी से भी गया, इज्जत से भी गया, और दूसरी ओर जहां उसने कोई अपराध भी नहीं किया जिसकी उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली। तो महिलाओं के लिए भी कुछ ना कुछ कानून होने चाहिए जो बिना किसी अपराध के लड़कों को फंसा लेती हैं और अपनी जो अधिकार है उसका गलत उपयोग करती हैं। और कहीं ना कहीं आपकी इस पर क्या राय है कि महिला कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रही है या नहीं? क्योंकि जो लड़का जिसने कोई अपराध नहीं किया उसको 6 साल तक सज़ा देना और उसको एक रेपिस्ट के रूप में देखना बहुत बड़ी बात है। यानी कि कहीं ना कहीं सवाल न्याय व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं कि आखिर देश की न्याय प्रणाली कैसी है, जहां एक रेपिस्ट जिसने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया लेकिन 6 साल तक उसको एक अपराधी के तौर पर देखा जाता है, उसको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि उसने एक रेप किया, लेकिन बाद में कहानी कुछ और होती है कि उसने रेप नहीं किया बल्कि उस लड़की ने उस पर गलत आरोप लगाया और अपनी जो अधिकार थे उसका गलत उपयोग किया और एक लड़की की ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी के लिए आप जुड़े रहें जनता लाइव के साथ।